हेलो स्टूडेंट्स, जो हम हमारा यूनिट 4 पढ़ेंगे उसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो भी किया है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो है द मिसाइल मैन। हम सबको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से। यहाँ पर उनकी पर्सनल डिटेल्स दी गई हुई है कि उनका पूरा नाम क्या था। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका बर्थ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर में, जो रामानंद डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में आती है, वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, तमिलनाडु में। और उनकी डेथ कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में, जब वो 83 ईयर्स के थे। उनकी नेशनैलिटी जो थी वो इंडियन थी। अब उसके बाद में बताया है उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो कहाँ कहाँ ली थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में और तिरुच्चापल्ली में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और उनका प्रोफेशन क्या था? वो प्रोफेसर थे, ऑथर थे और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी? इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स। ये तो कुछ ही किताबों के नाम हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनकी बहुत अच्छी किताबें हैं जिनसे हमको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं उनकी बुक से, इसलिए हमें उनकी बुक्स पढ़ना भी चाहिए। और वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलरली known as People's President, no words can describe and highlight the humility and charm of India's missile man who has won millions of hearts around the world. Here are a few rare stories about Dr. APJ Abdul Kalam that will only make you respect this legend even more. पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में सबसे लोकप्रिय जो है वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पीपल प्रेसिडेंट के रूप में जो लोकप्रिय एपीजे अब्दुल कलाम है, कोई भी शब्द भारत के मिसाइल मैन की विनम्रता और आकर्षण का वर्णन नहीं कर सकता है, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों दिल जीते हैं। मतलब अधिकांश लोग जो दुनिया के हैं वो सब उनको पसंद करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर कुछ दुर्लभ कहानियाँ हैं जो उनको और अधिक सम्माननीय बनाती हैं। तो नंबर 1 पे जो लिखा है, वंस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रिजेक्टेड द सजेशन टू पुट ब्रोकन ग्लास पीसेस ऑन द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग दैट नीडेड प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर क्या बताया है कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक इमारत, एक बिल्डिंग की दीवार पर टूटे हुए कांच के टुकड़े लगाने के सुझाव को खारिज कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी, उन्होंने मना कर दिया था। दिस हैपेंड व्हेन डॉक्टर कलाम वॉज विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO. His team was discussing options to secure the perimeter of a building that needed protection by fixing broken glass pieces on the upper edges of the walls. Dr. Kalam reportedly said, "If we do that, birds will not be able to perch on the wall." यह तब हुआ जब डॉक्टर कलाम जो है डिफेंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विकास संगठन DRDO के साथ थे। उनकी टीम एक बिल्डिंग के पैरामीटर, मतलब परिधि को सुरक्षित करने के विकल्पों पर चर्चा कर रही थी। जो मतलब कि उस बिल्डिंग की जो कैसे सुरक्षा की जाए, इन सब बातों के ऊपर वहाँ पर चर्चा चल रही थी, जिसमें दीवारों के ऊपरी किनारों पर टूटे हुए कांच लगाने की बात की गई थी, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता थी। मतलब हम उससे उस बिल्डिंग की सुरक्षा कर सकते थे। डॉक्टर कलाम ने कथित तौर पर कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो पक्षी दीवार पर नहीं बैठ पाएंगे। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे घरों में दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े लगे होते हैं। किस लिए लगे होते हैं कि कभी कोई चोर अगर आता है तो उसको उससे चोट लग जाती है, वो अंदर नहीं आ पाता दीवार कूद के। तो उसी प्रकार, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों के घर की दीवारों के ऊपर जो छोटी सी मुंडेर भी होती है तो उसके ऊपर चिड़ियाएँ आकर बैठ जाती हैं। अगर वहाँ पर कांच लगे होंगे तो चिड़ियाएँ भी वहाँ पर आकर नहीं बैठ पाएंगी, ऐसा अब्दुल कलाम ने कहा था।
प्रेसिडेंट कलाम वॉज नॉन टू राइट हिज ऑन थैंक यू कार्ड्स। जो हमारे राष्ट्रपति कलाम को अपने स्वयं के धन्यवाद के जो कार्ड है उनको लिखने के लिए जाना जाता है। As humble and generous the man he was, President Kalam was known to sign his own thank you cards with a short handwritten message and the personalized them with his signature। जो विनम्र और उदार व्यक्ति होने के नाते राष्ट्रपति कलाम जो हैं वो अपने स्वयं के धन्यवाद पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि छोटे हस्तलिखित होते थे, जिसके अंदर कोई छोटा सा एक संदेश दिया होता था और वो उसको साइन करते थे। इसके लिए वो जाने जाते हैं। वंस ड्यूरिंग एन इवेंट डॉक्टर कलाम रिफ्यूज टू सिट ऑन अ चेयर दैट वॉज डिजाइंड फॉर हिम बिकॉज द चेयर वॉज लार्जर इन साइज दैन द अदर चेयर्स। तो एक बार जो है डॉक्टर कलाम ने एक कार्यक्रम के दौरान एक कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया था, जो कि अन्य कुर्सियों की तुलना में बड़ी थी। क्यों मना कर दिया था उन्होंने? कि जो कुर्सियां और जो दूसरी कुर्सियां रखी थी उसमें जिस कुर्सी पे डॉक्टर अब्दुल कलाम को बैठाना था वो कुर्सी बड़ी थी, तो उन्होंने उस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या कर दिया था? मना कर दिया था। एट अ convocation, Dr. Kalam was the chief guest. There were 5 chairs on the stage. The center one was designated for Dr. Kalam. The other 4 for the top university officials. Noticing his chair to be bigger in size than the others, Dr. Kalam refused to sit on it. No doubt, another chair was made available immediately for the ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट। जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था कॉन्वोकेशन का, मतलब दीक्षांत समारोह का, उसमें डॉक्टर कलाम जो थे वो मुख्य अतिथि थे। स्टेज पर 5 कुर्सियां रखी हुई थी और जो बीच वाली कुर्सी थी वो डॉक्टर कलाम के लिए और अन्य 4 कुर्सियां जो थी वो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए थी। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी कुर्सी साइज में बड़ी थी, तो उन्होंने इस पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि वो इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगी क्योंकि उनकी कुर्सी बड़ी है, सारी कुर्सियां एक साइज़ की होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो माननीय जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके लिए तुरंत एक और कुर्सी मंगवाई गई जो बाकी कुर्सियों जैसी ही थी। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कैसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम्स, और भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में कलाम के योगदान की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। Dr. Kalam was one of the few scientists who started working with ISRO during the agency early years. A church became the place of work for the handful of India's rocket scientists, including Dr. Kalam, and a nearby beach became the place where the rocket launch pad was set up. Cycles and bullock carts were used back in the 1970s and 1980s to transport rocket parts and satellites. डॉक्टर कलाम उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने एजेंसी के शुरुआती समय में इसरो के साथ काम करना शुरू किया था। एक चर्च को उन्होंने, मतलब एक चर्च जो था उसमें मुट्ठी भर भारत के रॉकेट वैज्ञानिकों के काम करने की जगह वो बन गया था। और जो बीच थी वहाँ पर प्रत्येक रॉकेट को लॉन्च करने का लॉन्च पैड स्थापित किया गया था। और जो रॉकेट और उपग्रह के परिवहन के लिए 1970 और 1980 के दशक में साइकिल और बैलगाड़ियों का उपयोग किया गया था। आई बात आपको समझ में कि जो 1970 और जो 1980 के दशक थे, जो 1970 और 1980 वाला जो समय था उसमें साइकिल और बैलगाड़ियों का उपयोग किया गया था रॉकेट और जो सैटेलाइट्स थी उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो वहाँ का चर्च के पास का जो बीच था उसको उन्होंने किस रूप में यूज़ किया था? लॉन्च पैड के रूप में यूज़ किया था, सैटेलाइट्स के, मतलब जो भी मिसाइल्स वगैरह वो बना रहे थे उसके लिए। ठीक है। डॉक्टर कलाम वॉज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट
indigenously developed the SLV-3 space launch vehicle and also the PSLV, which was used in the Moon and the Mars mission. In 1980, SLV-3 successfully injected the Rohini satellite into a near-Earth orbit and made India an exclusive member of the Space Club. अब डॉक्टर कलाम जो है वो इस परियोजना के क्या थे, निर्देशक थे। उन्होंने स्वदेशी रूप से विकास किया था SLV-3 स्पेस लॉन्च व्हीकल का और PSLV जो चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशन में उपयोग किया गया था। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह जो है जो पृथ्वी के पास की कक्षा कहलाता है में सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया और भारत को इसरो के साथ काम करने वाले स्पेस क्लब का सदस्य बनाया। जब उन्होंने SLV-3 का परीक्षण किया था, मतलब उसको इंजेक्ट किया था ना रोहिणी सैटेलाइट में भेजने के लिए, तब ही हमारे जो इंडिया है वो मेंबर बना था इसरो में स्पेस क्लब का। आफ्टर वर्किंग विथ इसरो, डॉक्टर कलाम टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स at the DRDO, which led to the development of Agni and Prithvi missiles. He also led the Pokhran second nuclear test that made India a nuclear power. डॉक्टर कलाम ने DRDO में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों का मिसाइलों को विकसित करने के लिए जिम्मेदारियां ली, जिसके कारण विकास हुआ अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का। उन्होंने जो पोखरण था, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों का भी नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति बनाया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कितना बड़ा योगदान है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो मिसाइल मैन हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये जो उनका इंट्रोडक्शन था, इसके बाद जो हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।